तो आज बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है POSDC। ठीक, तो इसको हम एक एक करके एलेबरेट करेंगे। सबसे पहले आता है P इंटेंड्स करता है प्लानिंग। पूरा जो वर्ड है POSDC वो इंटेंड्स करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। सबसे पहली बात है कि प्लानिंग क्या करता है। प्लानिंग इंटेंड्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू एंड व्हेन टू डू इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग ये बताता है कि एडवांस में डिसाइड करने के लिए कहता है, बोलता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है एंड कब करना है। इसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक, शॉर्ट लैंग्वेज में डिसाइडिंग इन एडवांस बिफोर परफॉर्म द टास्क। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले एडवांस में डिसाइडिंग किया जाता है एंड प्लान दैट व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू डू। कब, कैसे, कहाँ और क्यों करना है। ठीक, प्रोसेस इसका क्या होता है। प्रोसेस इसमें होता है कि सेट ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो प्लानिंग में होता है, इसका प्रोसेस होता है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना कि क्या करना है, गैदर इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, उसके लिए सही रास्ते का चुनाव करना। उसके बाद आता है चूज द बेस्ट प्लान। उसके बाद जो भी रास्ते होते हैं जो कि शॉर्ट हो एंड जो जल्दी से जल्द इस काम को कंप्लीट करे, उसका चुनाव करना होता है। तो उसका बेस्ट प्लान क्या है। इम्प्लीमेंट द प्लान। उसके बाद होता है कि इम्प्लीमेंट, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस काम को करने के लिए। इवेलुएट एंड मॉनिटर। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस प्लान के बारे में उसको इवेलुएट करते हैं कि ये प्लान कहाँ तक सक्सीड करता है एंड उसका मॉनिटर करते हैं। फिर आता है इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस आता है कि प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। प्लानिंग की इम्पोर्टेंस होती है कि डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है, निर्देश देता है कि किस काम को कैसे करना है। उसके बाद इम्प्रूव्स रिसोर्स एंड रिड्यूस रिस्क। सबसे पहले करता है कि रिसोर्स को इम्प्रूव करता है। उसके बाद से ये रिस्क जो भी होता है, रिस्क को कम करता है। एड्स डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग में भी सहायता करता है और इस जो भी वर्क होते हैं उसके परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सेकंड है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग होता है जो कि एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिसोर्स का अरेंजमेंट किया जाता है कि किसी काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, उसको अरेंज किया जाता है। एंड टास्क टू अचीव अंडरटेकन गोल्स की इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी संसाधन को, उससे रिलेटेड संसाधन को अरेंज किया जाता है एंड टास्क जो भी हम अपने अंडर में जो टास्क लिए होते हैं, जो भी गोल पे हम लोग काम करते हैं, उसको कंप्लीट किया जाता है। ठीक, इसका प्रोसेस होता है कि आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। जो भी प्लानिंग के तहत जो भी प्लान किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि इसमें आइडेंटिफाई करता है सारी एक्टिविटीज़ को। ठीक, काम जब अगर कोई चल रहा है, कोई टास्क परफॉर्मेंस चल रही है, परफॉर्मिंग हो रही है, तो उसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फिर ग्रुप का एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, फिर असाइन टास्क करेगा। उसके बाद को ये क्या करेगा कि टास्क भी असाइन करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, अरेंज करता है। ठीक, डेलीगेट ऑथोरिटी, ये ऑथोरिटी को भी डेलीगेट करता है। एस्टाब्लिश कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग हो गया कि एक टीम होती है, टीम अगर मिल के काम कर रही है तो उसको इस्टाब्लिश करता है कि टीम बनाता है। ठीक, कि कैसे करना है, कौन सी टीम किस काम के लिए सूटेबल है। ठीक, इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या करता है कि रोल असाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है अकॉर्डिंग टू स्किल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उसमें ये क्या करता है कि असाइन करता है रोल को कि कौन एम्प्लॉय जो है किस रोल के लिए सूटेबल है, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि तुमको ये काम करना है। ठीक, इंश्योर रिसोर्स यूज़, क्या करता है कि रिसोर्स के यूज को इंश्योर करता है कि मतलब इतना कितना रिसोर्स उसमें लागत है। ठीक, उसके बाद स्टेबल कोऑर्डिनेशन को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग काम करते हैं, उसमें टीम गठित किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड अकॉर्डिंग टू टास्क परफॉर्मेंस नेचर।
तो इसमें क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन को स्टेबल करता है, ठीक। प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा एक टीम के अंदर तो प्रोडक्टिविटी में भी प्रमोशन ऑटोमेटिक आएगा। एंड क्या करता है कि सपोर्ट्स गोल अचीवमेंट, क्या करता है कि गोल अचीवमेंट के लिए सारे लोग काम करते हैं, उसमें ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक। थर्ड आता है कि स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफिंग का सिंपल वे में अगर मीनिंग देखा जाए तो स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग द राइट पीपल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिक्रूटिंग होता है, हायरिंग होता है, सिलेक्शन होता है किसी बंदे का या फिर किसी एम्प्लॉय का, फिर उसको ट्रेन किया जाता है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है? क्योंकि राइट पीपल का चुनाव होता है उसमें, किसी भी कंपनी में किसी भी काम को करने के लिए जो कि उस किसी भी वर्क से रिलेटेड हो, वर्क के नेचर से रिलेटेड हो, एंड उसके पास वो ऐसी स्किल होनी चाहिए जो कि हम लोगों की ज़रूरत है, किसी भी कंपनी को ज़रूरत है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। तो बस इसका यही प्रोसेस है कि किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना जो कि वर्क के लिए फ़िट हो, एंड उसका रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग करना, मेंटेनिंग द राइट पीपल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद इस प्रोसेस में इसका अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोसेस ऐसा है, सिंपल है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, किसी भी कंपनी में मैन पावर की आवश्यकता होती है, या फिर वो IT हो, या फिर वो लेबर का काम हो, या फिर कोई कंपनी हो, या फिर कोई फैक्ट्री हो, ठीक। उसके बाद क्या करता है कि रिक्रूटमेंट करता है। किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट पे आप लोग को पता है कि रिक्रूटमेंट क्या होती है। रिक्रूट करने के बाद बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं किसी एक पोजीशन के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं कि सेलेक्ट करता है कि कौन इसके लिए सूटेबल है, जिस जॉब के लिए हम लोगों की एम्प्लॉय की ज़रूरत है उस जॉब के लिए कौन कौन सूटेबल। बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, तो उसमें से हम लोग को चुनाव करना होता है। फिर चुनाव करने के बाद एक सही व्यक्ति के चुनाव करने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है उस कंपनी में। उसको हायरिंग करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग कराया जाता है वर्क से रिलेवेंट कि आपको क्या काम करना है। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या करता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर अप्रेजल देता है, कंपनसेशन एंड रिटेंशन भी देता है स्टाफिंग, क्योंकि उसके पास स्किल है। स्किल से रिलेटेड अगर कोई बंदा है और काम आपको रिजल्ट दे रहा है तो आपको अप्रेजल देना पड़ेगा, तो ये स्टाफिंग के अंदर ही होती है। इसका इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो इसमें होता है कि असाइनिंग राइट पीपल इन राइट जॉब। किसी भी जॉब के लिए एक राइट पीपल का असाइन करना, ठीक। किसी भी राइट जॉब के लिए किसी राइट पीपल को असाइन करना। फिर आता है कि इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक। स्टाफिंग क्या करता है कि अगर ये देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के टाइम में अगर हम लोग ये देखते हैं कि बंदे में स्किल क्या है और स्किल से रिलेटेड वर्क है या वर्क से रिलेटेड स्किल है या नहीं उसके पास, फिर क्या करता है अगर वैसे बंदों को हम लोग हायर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है उस वर्क से रिलेवेंट। फिर आता है इनहेंस एम्प्लॉय स्किल्स एंड मोटिवेशन। इसको अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय के स्किल एंड मोटिवेशन को भी इन्हेंस करता है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसमें होती है सिलेक्शन के बाद, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉय का भी स्किल्स एंड मोटिवेशन इन्हेंस होगा। फिर करता है सपोर्ट ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ में ये सपोर्ट करता है, क्योंकि हायरिंग के टाइम में तो ये भी तो देखा जाता है ना कि किस बंदे में कितनी पोटेंशियल है, ठीक। तो कहाँ तक वो सर्वाइव कर पाएगा, कितना काम हम लोग को दे पाएगा, कितना रिजल्ट दे पाएगा, ठीक। तो ये होने के बाद से स्टाफिंग ही ये करता है कि ग्रोथ के लिए भी पहले से पोटेंशियल देखता है, तो ये स्टाफिंग ही सपोर्ट करता है, ठीक। क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू ही किसी बंदे की हायरिंग होती है, रिक्रूटमेंट होती है। फिर आता है रिड्यूसेस टर्नओवर एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट। क्या करता है कि टर्नओवर को रिड्यूस एंड रिक्रूटमेंट को कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक। टर्नओवर जो भी होते हैं कंपनी की क्या बोलते हैं प्रॉफिट वगैरह सब, तो इस पर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, अहम भूमिका होती है। फिर आते हैं अगर हम लोग डायरेक्टिंग, POS, अब डी में आते हैं, DOD करता है, डायरेक्टिंग करता है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में या फिर दूसरे वे में लीडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि लीड करता है। तो इसका प्रोसेस होता है कि गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिले हुए गोल को या फिर किसी मिले हुए काम को करने के लिए इसमें ये सिचुएशन होता है कि गाइड करता है। ये लीडिंग क्या करता है कि एम्प्लॉय को गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइजिंग करेगा, उसका देखभाल करेगा, ठीक। तो इसका डायरेक्टिंग का बस इतना ही काम है। इसका प्रोसेस अगर हम लोग देखते हैं शॉर्ट वे में तो कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक।
कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शंस मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेट करता है इंस्ट्रक्शन जो भी मैनेजर के तहत अगर हम लोगों को कोई नोटिस या फिर नोटिफिकेशन मिलती है, कोई ऑर्डर मिलता है, तो क्या करता है कि ये कम्युनिकेट करता है, ठीक। उसके बाद से मोटिवेटिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि वो काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सके, ठीक। उसके बाद करता है लीडिंग बाय एग्जांपल, किसी भी एग्जांपल के एक रैंडम एग्जांपल को उठाएगा और उसको क्या करेगा कि उसके तहत सारे एम्प्लॉय को ये लीड कर सकता है। सुपरवाइजिंग वर्क कितना कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, कितना चल रहा है, कितना रिजल्ट आना चाहिए, कितना रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ की देखभाल करता है और सुपरवाइज करता है। उसके बाद रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी उस काम के अंदर जो भी चाहे किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हो तो उसको ये रिसॉल्व करता है। फिर इसका इंपॉर्टेंस अगर वो देख लें तो इंपॉर्टेंस में साफ है कि इंस्पायर्स द एंड मोटिवेट एम्प्लॉय, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एंश्योर टास्क आर डन एफिशिएंटली, यानी कि ये देखता है कि टास्क जो है किसी भी कंपनी में जो भी टास्क मिलते हैं, जिस टास्क पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि ये देखभाल करता है कि एफिशिएंटली उसको पूरा किया गया है या नहीं। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ये क्या करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और ऑर्डर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली लीड कर रहा है, तो ये तो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा ही करेगा। फिर आता है एनहेंस टीम वर्क को इन्हेंस करता है एंड कोऑपरेट करता है। कोई भी टीम वर्क है तो उसके लिए एक टीम के लिए एक रूल होती है, एक रेगुलेशन होती है जो कि मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें क्या करता है कि ये इन्हेंस करता है, ठीक। उसमें उसको इम्प्रूव करता है ताकि टीम वर्क की जो भी प्रकार की डेडलाइन है उसमें वो मेंटेन होता रहे एंड डिसिप्लिन भी मेंटेन होता रहे एंड कोऑपरेशन बनी रहे। हेल्प्स अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये क्या करता है कि ये भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो भी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस हो रही हो या फिर जिस टास्क में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ये उसको अचीव करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। फिर आता है लास्ट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक प्रकार की प्रोसेस है, ये भी एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, कि कोई भी काम कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म हो रही है, तो उसको ये मॉनिटर करेगा एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, ये क्या करता है और उस मॉनिटरिंग करने के बाद उस परफॉर्मेंस पे अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की अगर बात आती है तो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट कराता है अचीव करने के लिए किसी गोल को, ठीक। तो ये प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या करता है, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेट करता है ये परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये लगाता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हर चीज़ की कोई दायरा होती है, ठीक है, तो ये वही दायरा है जो कि उसी दायरे के अंदर रह के किसी भी एम्प्लॉय को काम करना है, उस दायरे से बाहर नहीं जाना है, सीधा सीधा इसका ये मतलब है, कंट्रोल करता है ये, ठीक। तो ये है कि सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स ये लगाता है, ठीक। उसके बाद करता है कि मेज़र एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है इसको मेज़र करता है, इसको मापता है, ठीक। कंपेयर परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स इसके तहत लगाया जाता है कंपनी में और एम्प्लॉय उस पर कितना अमल कर रहा है, ये दोनों में कंपेयर करता है। कोई रूल अगर 3 अगर कोई रूल लगाए गए हैं जिसमें से अगर एम्प्लॉय 2 अगर फुलफ़िल करता है, 2 पे अगर चलता है, तो ये कंपेयर करेगा कि तीनों रूल्स में एम्प्लॉय उस पर अमल किए हैं या नहीं किए, तो इसका काम है कंपेयर करना, ठीक। आइडेंटिफाई डेविएशंस को भी ये मतलब चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद से क्या करता है कि टेक करेक्टिव एक्शंस, जो भी इसने स्टैंडर्ड्स लागू किए होते हैं उस पर कोई एम्प्लॉय अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखता है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसको डेविएशंस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अगर उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है तो ये फिर से टेक करेक्टिव एक्शंस लेता है, ठीक। तो इससे साफ सिंपल पता चल गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग के अगर स्टैंडर्ड सेट होते हैं तो वो परमानेंट नहीं होते, उसमें सुधार किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, ओके। और उसके बाद आता है अगर हम लोग इम्पोर्टेंस अगर देखें तो इम्पोर्टेंस में साफ सिंपल है कि एंश्योर गोल्स आर मेट, ये देखता है कि गोल्स अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। हेल्प्स मेंटेन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। फिर करता है आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, ठीक, तो उसको आइडेंटिफाइज करता है, फिर उसको इम्प्रूव करता है एफिशिएंटली, ठीक। फिर वो क्या करता है कि फैसिलिटेट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जो भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आते हैं सब कंट्रोलिंग के द्वारा ही होते हैं। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से इम्प्रूवमेंट होता है, किसी रूल रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या करता है, ये आता है कंट्रोलिंग के तहत, ठीक। यहाँ पे एक गलती हुई है कि प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, इसको यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग लिखना था,
तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे भी मोटिवेशन थोड़ी सी बनी रहे एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ। थैंक